हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव सीन कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था और ये 2 टाइप का था। एक हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर था और एक हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर था। पी और एन टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का एनालिसिस कर लिया था और हमको पूरा आइडिया हो गया था कि अगर हम बात करें यहाँ पे मेजॉरिटी कंसंट्रेशन की, तो ये मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम लोग माइनॉरिटी की बात करें, सो सिमिलरली हम अगर यहाँ पे माइनॉरिटी की बात करें, सो आई जस्ट राइट हेयर कि अगर यहाँ पे सॉरी ये पी टाइप का है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी हमारे पास है, डेट इज नथिंग बट द होल्स, क्योंकि पी टाइप का है। और माइनॉरिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पी इन पी टाइप का है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एन इन पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अगर एन टाइप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन जो है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। वी जस्ट राइट हेयर दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम नोटेशन जो चुनते हैं वो एन इन एन है। और अगर हम लोग दूसरी बार बात करें कि यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है, तो माइनॉरिटी हमारे पास है जो कम है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द होल्स। तो यहाँ पे हमारे पास होल्स है और होल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने और एनालिसिस किया था कि अगर हम लोग बात करें कि 0 केल्विन में अगर हमारा डिवाइस है, तो ये डिवाइस जो है वो 0 केल्विन में एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यही इसकी खास बात है सेमीकंडक्टर की। और अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर मान लीजिए 300 केल्विन कर देते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा ये इसका बिहेवियर जो है वो कंडक्टर की तरह हो जाता है, क्योंकि ये कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, बाकी सारा चीज आपको पता है इसके बारे में। दूसरी बात, अगर हम लोग पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसी की भी बात करें, कोई भी सेमीकंडक्टर कैसा भी हो, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हमारे न्यूट्रल थे, मतलब कोई भी चार्ज इसमें नहीं था और ये सभी सॉलिड की बात है, सॉलिड की बात है। अब इतना सारा कुछ जानने के बाद हमको एक चीज की और जरूरत पड़ी कि क्या हम लोग यहाँ पे मास एक्शन लॉ लगा सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा चला गया कि हमने यहाँ पे जब मास एक्शन लॉ लगाया तो मास एक्शन लॉ लगाने से इसका हालत क्या हुआ। ठीक है, तो मास एक्शन लॉ जब हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लगाया, पहला जो है वो मान लीजिए हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर है, n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। लेकिन यही मास एक्शन लॉ ये बोला जाता है कि ये आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी लगा सकते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने मास एक्शन लॉ लगाया तो ये हो जाता है n इन एन टाइप इंटू पी इन एन टाइप इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। और यहाँ पे एक चार्ज कैरियर डोपिंग की वजह से बढ़ता है और दूसरा जो है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से कम होता है। याद है ना सर? याद तो नहीं है लेकिन याद कर लो भाई, एक कंसंट्रेशन डोपिंग की वजह से बढ़ता है। तो यहां पे आपके पास एन इन एन का इंक्रीज होना ये डोपिंग की वजह से हुआ है। और पी इन एन के बारे में हम लोग सोचेंगे कि मास एक्शन लॉ से पी इन एन की वैल्यू क्या आती है। आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास एन इन एन टाइप का है, ये भी आप लिखा सकते हो
अगर चाहो तो ये कंसंट्रेशन पी इन एन जो है ये माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी जो है वो एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका मेजॉरिटी है जो कि डोपिंग से आया है, और माइनॉरिटी जो है वो आप मास एक्शन लॉ से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को, देख लीजिए एक बार। मेजॉरिटी जो है वो डोपिंग से आता है, और माइनॉरिटी जो है वो आप मास एक्शन लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो बाय इक्वेशन एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन एन। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जब आप माइनॉरिटी के बारे में सोचे, एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में फटाफट से लिखेंगे, जब आपने माइनॉरिटी के बारे में सोचना चालू किया, माइनॉरिटी के बारे में सोचना चालू किया, तो आपने लिखा कि पी इन एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप देखिए ये जो एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये एक्चुअली एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी है। क्यों एन डी है? क्योंकि जितना भी आप डोनर एटम्स ऐड करेंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कल की क्लास में मैंने बता दिया है कि डोनर एटम्स जितना ऐड करेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपको एन डी जो है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन मिल रहा है, इसका मतलब है यहां पे आपका एक वर्ड आता है दैट इज 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन ऑफ डोनर एटम। इसका मतलब क्या है? डोनर एटम जितने भी आपने डोप किए थे वो सभी आयोनाइज हो गए। क्यों? क्योंकि सारे डोनर एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को डोनेट कर दिए, और इसको कई बार हम लोग फुल्ली आयोनाइज्ड भी बोलते हैं, फुल्ली आयोनाइज्ड। इसका मतलब है कि पूरे डोनर एटम्स जितने भी हैं वो सारे डोनर एटम्स आयोनाइज्ड हो गए। तो डोनर एटम के आयोनाइजेशन से क्या फायदा हुआ? क्योंकि डोनर एटम में 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, उसने 5वें इलेक्ट्रॉन्स को आपके सेमीकंडक्टर को दान कर दिया, अपने पास नहीं रखा, जिससे सेमीकंडक्टर के अंदर हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? जितने डोनर एटम्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। क्लियर है क्या? यह सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी वर्ड को बोलते हैं 100% आयोनाइजेशन। तो यहां पे आपके पास एक आयोनाइजेशन फैक्टर होता है, आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक आयोनाइजेशन फैक्टर होता है। जनरली इस फैक्टर का कोई भी यूज नहीं है, लेकिन इस फैक्टर को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अल्फा की वैल्यू जो है यहां पे 1 होती है। कब? जब 100% आयोनाइजेशन होता है। 100% आयोनाइजेशन होता है किसका? ऑफ डोनर एटम का। जब डोनर एटम का 100% आयोनाइजेशन होता है तो हम आयोनाइजेशन फैक्टर को 1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपको एक पॉइंट मिला, यहां पे आपको एक पॉइंट मिला, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो डोनर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले ये डिपेंड करता है कि n कितने मिले, ये डिपेंड करता है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है। तो उतने ही डोनर एटम्स जो है वो आयोनाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा बोला जाए कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.5 है, इसका मतलब है कि आपने जितने डोनर एटम्स डाले थे उसका 0.5 मतलब आधे डोनर एटम्स ही आयोनाइज्ड हुए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जितने डोनर एटम्स आपने डाले थे उसका आधा आएगा, मतलब 0.5 ऑफ डोनर एटम्स। तो ये आपके पास एक आयोनाइजेशन फैक्टर का वैल्यू होता है। लेकिन गेट के क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका 100% आयोनाइजेशन होता है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 होती है। इन जनरल आपको अल्फा कहीं पे लिखा नहीं रहेगा, जो टर्मिनोलॉजी आपकी लिखी रहेगी वो 100% आयोनाइजेशन या फिर फुल्ली आयोनाइज्ड, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके का टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो 0.5 आपने लिखा है, इसका अगर वर्डिंग्स में लिखा जाए तो ये हो जाएगा सर 50% आयोनाइज्ड। 50% आयोनाइजेशन किसकी हुई है? आयोनाइजेशन ऑफ डोनर एटम्स। तो डोनर एटम्स पूरी तरह आयोनाइज नहीं हुआ है, ये मात्र 50% आयोनाइज्ड हुआ है। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हमको ये बताती है। तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो एनडी के बराबर ले लिया
तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे मैंने 100% आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन मैंने ले लिया किसका, ऑफ डोनर एटम्स का, डोनर एटम्स का मैंने 100% आयोनाइजेशन ले लिया। तो इसका मतलब है जितने भी डोनर एटम्स है सभी आयोनाइज्ड हो गए। अगर जितने भी डोनर एटम्स एक यूनिट वॉल्यूम में है सभी आयोनाइज्ड हो गए, तो हम यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि डोनर एटम्स इज इक्वल टू डोनर आयोन्स, और डोनर आयोन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, ये आपका एटम है इस बार, और ये क्या है, ये आपका आयोन है। तो जितने एटम्स है उतने आयोन्स भी है, और उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स है। जो जितने एटम है उतने आयोन्स है और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। ये सभी का मेजरमेंट कैसा हुआ है, ये सभी का मेजरमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में हुआ है। ये सब क्रिएटिविटी है, ये सब बुक्स में नहीं लिखा रहता, यह सब आपको सोचना है। सर सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो गई है। सर अगर कोई सिलिकॉन बार में डोनर और एक्सेप्टर इंप्योरिटी दोनों डाले तो कितना आयोनाइजेशन होगा, हाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय है, क्योंकि उस टाइप के सेमीकंडक्टर को अलग नाम से जानते हैं। अभी जिस सीरीज में चल रहे हैं उसी में चले, उसको हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगले 10 मिनट में वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको फिजिकली सब कुछ बता दिया, और मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो इन सब से हम लोग क्या निकाले हैं, ये जो फॉर्मूला है मास एक्शन लॉ को जो यूज करके हम लोगों ने निकाला है, ये माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को मैंने निकाला है। और अगर कंसंट्रेशन लिख दूं तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में फाइंड आउट किया जाता है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अगर हमको माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है तो हम सपोर्ट ले सकते हैं किसका, सर मास एक्शन लॉ का, किसका, मास एक्शन लॉ का, किसका, मास एक्शन लॉ का। तो अगर मेरे को माइनॉरिटी निकालना है तो माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है मास एक्शन लॉ। तो मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है ये मास एक्शन लॉ के लिए है। तो डोनर एटम्स के बराबर डोनर आयोन्स होंगे, और डोनर आयोन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, आयोन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और ये 100% आयोनाइजेशन का केस है। अगर और कोई केस है तो आपके लिए अलग तरीके से उसको लिखा जा सकता है, इसको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसको एनालाइज करके ऐसा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स आज जागरूक नहीं है क्या, एक बार नारा लगा दो भैया, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आप लोग भी अटेंटिव हो, एक्टिव हो, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो, इसलिए ईडीसी पढ़ना चाहते हो। वरना पता चल रहा है कि जिंदगी बोझ है सर, मेरे ऊपर 100 किलो का बोझ रखा हुआ है, ट्रक मेरे ऊपर से चढ़ गया है, और उसके बाद मेरे को ईडीसी पढ़ाया जा रहा है सर, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये प्यार जो है वो जबरदस्ती कराया जा रहा है, ठीक है। प्यार जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, फिर प्यार से भरोसा उड़ जाएगा। प्यार जो है वो दिल से होना चाहिए, और अपने खुद के अंदर से आना चाहिए कि सर ईडीसी से मुझे प्यार है। अगर जब तक ये खुद के अंदर से नहीं आएगा, ईडीसी जो है वो बोझ लगेगा। सर ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं, अल्फा इज इक्वल टू 1 या 100% आयोनाइजेशन। सर आप मतलब वीडियो बनाना छोड़ क्यों नहीं देते, नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे पास एक बच्चा भी है जो मेरी बातें समझ रहा है, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। एकमात्र बच्चा दुनिया में है जो ईडीसी सीखना चाहता है, मैं उसको सिखाता रहूंगा, क्योंकि वही बनेगा हमारा एकलव्य। सर मैं कल रिवीजन नहीं कर पाया, अरे पाप कर दिए भैया, पाप कर दिए। रिवीजन नहीं मतलब पाप। फर्स्ट लाइन में लास्ट लाइन लिखा है, मतलब क्या, फर्स्ट लाइन में लास्ट लाइन लिखा है। लव यू ईडीसी, यस सर मैं डेली रिवाइज करता हूं। नितिन वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। हमारी खुशनसीबी है सर कि आपसे पढ़े। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग गुड है, ठीक है। तो ये आइडिया आपको लगना चाहिए।
तो किसी का ये डाउट भी आ सकता है, देखो आपके डाउट्स ना मुझे पता है क्योंकि इतने साल से पढ़ा के मेरे को ये आइडिया हो गया है। किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर मास एक्शन लॉ से आपने माइनॉरिटी को निकाला है, क्या मेजॉरिटी को निकालने के लिए माइनॉरिटी मास एक्शन लॉ को यूज नहीं कर सकते? तो मान लीजिए आपको एक डाउट आ गया और हमारा एक क्विज निकल गया यहां से। तो क्विज क्या है? एकदम सिंपल सा, कैन मास एक्शन लॉ कैन बी यूज्ड, कैन मास एक्शन लॉ, छोटे छोटे डाउट्स हैं, क्यों कब कैसे ये सब फाइंड आउट कर लोगे तो आपका काफी सारा मास एक्शन लॉ कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड टू फाइंड मेजॉरिटी। क्या मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए मास एक्शन लॉ यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है ये वाला, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरफ शिफ्ट, तो ये ni² डिवाइडेड बाय आप पी इन एन भी कर सकते हैं तो भी निकल जाएगा। तो मास एक्शन लॉ को आप मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस केस में आपको माइनॉरिटी दिया होना चाहिए। इस केस में पी इन एन की वैल्यू जो है वो गिवन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन इन जनरल हमको माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। इन जनरल हमारे पास माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन नहीं दिया होता है, हमको सिर्फ क्या दिया जाता है? इन क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन में जनरली हमको ये बताया जाता है कि हमारे पास डोपिंग कंसंट्रेशन कितना है। जनरली डोपिंग कंसंट्रेशन इज गिवन, ये जो है ये गिवन होता है। और उसके अलावा क्या गिवन होता है? उसके अलावा आपको टेम्परेचर गिवन होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा, थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चंस करेंगे आप बोलेंगे सर मतलब 5वीं में ये क्वेश्चन बनाया था, ऐसा फीलिंग आएगा। तो टेम्परेचर जो है ये गिवन होता है, क्या गिवन होता है कि कितने, और जनरली ये टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन होता है, क्योंकि जो भी हम दुनिया में करते हैं वो रूम टेम्परेचर में करते हैं। हीटर के ऊपर बैठ के तो नहीं करते, नहीं सर। फ्रिज के अंदर घुस के तो नहीं करते। तो कहां पे करते हैं सर? घर पे बैठ के करते हैं, आराम से प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल लैब में भी आराम से प्रैक्टिकल लैब में बैठ के करते हैं। तो जनरली ये टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन होता है। तो जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं तो डोपिंग कंसंट्रेशन गिवन होता है, टेम्परेचर गिवन होता है, ठीक है। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन गिवन है और मान लीजिए इफ ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, किस टाइप का सर? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और आपको एनडी की वैल्यू गिवन है, एनडी की वैल्यू गिवन है, और उसके साथ आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर ये दोनों गिवन है तो आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस। अगर ये दोनों गिवन है तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों फाइंड आउट हो सकता है। सर मेजॉरिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? अरे भैया एन इन एन जो है वो मेजॉरिटी है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ना कुछ नोटेशंस बुक्स में प्रिस्क्राइब्ड यूज होता है, वो क्या होता है? एन इन एन नॉट, और ये जो है ये हो जाएगा आपके पास जितने भी डोनर एटम्स आपने डोप किए हैं उसके बराबर, क्योंकि यहां पे एक स्टेटमेंट और लिखा रहेगा कि ये जो है ये फुल्ली आयोनाइज्ड है या फिर 100% आयोनाइज्ड है। अभी तक ऐसा 50% 90% ऐसा तो दिया नहीं था। तो अगर ऐसा है तो अगर 90% 50% कुछ भी दिया रहे तो वो भी आप निकालने के लिए काबिलियत है, क्योंकि आप उस समय एन इन एन नॉट जो है वो अल्फा टाइम्स एन डी कर दोगे, और अल्फा की वैल्यू आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं कितना परसेंट है। अगर यहाँ पे अल्फा जो है वो 90% है तो आप 90 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.9। ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से ये आप यूज कर सकते हैं। इफ 90% आयोनाइज्ड तो ये डायरेक्ट निकल जाता है। और इसी प्रकार अगर आपको माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है तो माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा पी इन एन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ये नॉट साइन जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए लगाया जाता है। क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम? क्योंकि भाई साहब ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है, और बहन जी सबके लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर में है। तो यहाँ पे पी एन नॉट जो है ये क्या हो जाएगा सर? ये एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी हो जाएगा, एन आई स्क्वायर बाई एन डी। तो एन आई स्क्वायर और एन डी, तो हमारे पास अगर ये 300 केल्विन में है और मटेरियल जो है वो सिलिकॉन है मान लीजिए,
सिलिकॉन है, तो हमको ये पता रहता है कि सिलिकॉन में Ni की वैल्यू कितनी है, अदरवाइज ये गिवन भी रहता है। सिलिकॉन में Ni की वैल्यू गिवन भी रहती है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर, और कोई वैल्यू उसको यूज करना रहेगा तो वो दिया रहेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार यही ले, मेरी मर्जी, मैं कुछ और वैल्यू भी दे सकता हूं। तो यहां पे ये आप वैल्यू लगा देंगे 1.5 इंटू 10⁻10 का, यहां पे स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय एनडी। एनडी क्या है सर? एनडी जो है वो आपका ये है एनएन नॉट, या फिर एनडी जितना डोपिंग कंसंट्रेशन हुआ था उसके हिसाब से यहां पे वैल्यू आपकी आ जाएगी। मतलब बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। अब खास बात यह कि मैं यहां पे कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं जो कि नोट डाउन कर लेंगे आप पॉइंट वाइज। तो यहां पे नोट डाउन करना है, क्या नोट डाउन करना है? मुझे ये दिख रहा है कि मेरा माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डोपिंग और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन है, क्या दिख रहा है सर? ये जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी और इसका कंसंट्रेशन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे एंड टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर से क्या चेंज होता है? टेम्परेचर से Ni की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि Ni का फॉर्मूला क्या है? A0T³ e⁻−Eg अपन kT। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था सर, आप सबको याद है क्या? यस सर याद है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन, यहां पे लिख देते हैं, नोट्स तो आपको मैं सेंड कर ही देता हूं। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या सर? माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किसके किसके? डोपिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। लेकिन मैक्सिमम टाइम में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को टेम्परेचर डिपेंडेंट लिया जाता है। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को हम लेते हैं कि इट इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो सर ये डोपिंग कहां गया? ये डोपिंग को जो है ये कांस्टेंट लिया जाता है। क्यों कांस्टेंट लिया जाता है? क्योंकि एक बार आपके पास लैब से कोई भी मटेरियल बन के तैयार होके आ गया ना, तो अब आप उसकी डोपिंग को चेंज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे? फैब लैब से एक मटेरियल तैयार होके आ गया, सर घर में लाया, मैं उसको तोड़ा, उसके अंदर और डोपिंग किया, एटम को ऐड किया, पॉसिबल नहीं है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? टेम्परेचर को चेंज करना पॉसिबल है। आप टेम्परेचर की वैल्यू को बदल सकते हैं। तो इन जनरल माइनॉरिटी कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एंड हम यहां पे एनडी की वैल्यू को फिक्स्ड मानते हैं या फिर कांस्टेंट मानते हैं, या फिर कांस्टेंट मानते हैं। तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर कोई पूछे कि अगर माइनॉरिटी समझ में आ गया तो मेजॉरिटी किस पे डिपेंड करता है? मेजॉरिटी डिपेंड करता है, मेजॉरिटी डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन। ये जो है ये डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये दो पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मेजॉरिटी डोपिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेजॉरिटी की वैल्यू आप डोपिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं, और माइनॉरिटी की वैल्यू आप टेम्परेचर के चेंज से जो इसकी वैल्यू आएगी, टेकिंग दिस वन एज कांस्टेंट, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरी कहानी मेरी जुबानी। तो ये सभी ब्रह्म वाक्य से। और यहां पे एक बात और क्या, देखिए कल मैंने आपको एक बिलियर्ड्स टेबल के एग्जांपल दिया था। उस बिलियर्ड्स टेबल में मैंने ये बोला था कि अगर आप होल्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो होल्स कम होगा। इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पे आपने डोपिंग करके क्या बढ़ाया? इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को। तो आप देखिए अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आपका Pn0 की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो यही बात कल हम लोग मास एक्शन लॉ में प्रूफ कर रहे थे कि अगर एनडी की वैल्यू बढ़ती है तो Pn0 की वैल्यू रिड्यूस होगी। ठीक है। तो ये कहानी है सत्य घटना पर आधारित, और इसके सभी पात्र भी काल्पनिक नहीं है। ये सभी पात्र भी, काल्पनिक का उल्टा क्या होता है? ये सभी पात्र भी सत्य है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बोर्ड में सारी बातें बता दी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखिएगा
कि अगर एनडी की वैल्यू बढ़ती है तो पी एन नॉट कम होता है। सभी पात्र रियल है, वास्तविक है, वास्तविक। तो यहां पे सभी पात्र वास्तविक है, कहानी भी काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है। ठीक है, वास्तविक है। ठीक है, तो सभी को हिंदी बहुत अच्छा आता है। तो यही कहानी जो है वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर पे भी लग सकता है। ठीक है सर। तो अगर हम लोग एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में लगा दें, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में भी आप थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर की वैल्यू मान लीजिए 300 केल्विन है। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये क्या है सर, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। क्या है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आप मेजॉरिटी कंसंट्रेशन और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अगर हमसे कोई पूछे कि मेजॉरिटी कंसंट्रेशन कितना होगा, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन कितना होगा, और यहां पे हमको 100% आयोनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर ये 100% आयोनाइजेशन और मेजॉरिटी कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि हमारे पास P इन P टाइप सेमीकंडक्टर और थर्मल इक्विलिब्रियम जो है, जितना एक्सेप्टर एटम्स आपने डोप किया है उसके बराबर है। हाँ सर। और अगर कोई हमसे बोले, आंख मिला के अगर बोले कि भाई यहां पे तेरे को माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम भी आंख मिला के उसको आंसर कर देंगे कि ये सुन ले भाई कि यहां पे अगर माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है तो एन इन पी एट थर्मल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, तो एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए कर दे, आ जाएगा। यहां पे भी वही कहानी। क्या कहानी? अगर एन ए की वैल्यू बढ़ती है तो रिकॉम्बिनेशन होगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा। तो ये बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन इसको थोड़ा टिपिकल बनाया गया है। कैसे बनाया गया टिपिकल? कुछ इक्वेशंस को यूज करके इसको टिपिकल बनाया गया था। ठीक है, मेजॉरिटी डिपेंड्स अपन माइनॉरिटी नहीं बोला भाई, मेजॉरिटी डिपेंड्स अपन डोपिंग। यहां पे एक बार लिख देता हूं मैं कि मेजॉरिटी डिपेंड्स ऑन, यहां पे भी लिख देता हूं मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन। ये जो है ये डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके। एंड कोई मेरे से पूछे कि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। बस यही मैं बोला था। ये दो लाइन आपकी जिंदगी बदल सकता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम, कहां से? पंजाब से बोल रहे हैं सर, रिवीजन नहीं कर पाया, फिर भी सभी कंसेप्ट क्लियर है। वेरी गुड राघवेंद्र, यू आर डूइंग बेस्ट। तुम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देने वाले हो। ठीक है, तो यू आर डूइंग बेस्ट। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं, ये सारे कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस करोगे ऐसे ही याद हो जाता है। सर इनको मैं याद कैसे करूंगा? अरे पागल हो गया, याद करोगे? आप तो स्मार्ट हो गया। स्मार्ट लोग चीजों को याद नहीं करते, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया। अब मान लीजिए आपके पास एक सेमीकंडक्टर है। अब एक और सेमीकंडक्टर लेते हैं जो कि कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है। तो कंपनसेटेड डोपिंग बोल लो, या कई लोग इसको कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको सेमीकंडक्टर बोल दो, सेमीकंडक्टर बोल दो, कंडक्टर बोल दो, सेमीकंडक्टर बोल दो। ठीक है, तो कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर सर अब विजुलाइज हो रहा है, पहले भी तो हो रहा था क्या? अभी अभी तो बताया यार, वही वही बात पूछते हो।
माइनॉरिटी कंसंट्रेशन टेम्परेचर में डिपेंड करता है, क्योंकि डोपिंग को हम एक बार करने के बाद जो चीजें मुझे पता है कि आप पूछोगे मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन पता नहीं कुछ लोग जो है कहाँ वॉशरूम चले जाते हैं, कि चाय पीने चले जाते हैं, कि कॉफी चले जाते हैं, कि गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, कि वो लोग खुद से समझना नहीं चाहते हैं, जिंदगी जो है वो धन्य कर देते हैं। मैंने बताया कि भाई माइनॉरिटी डिपेंड्स करता है डोपिंग पे और टेम्परेचर पे दोनों। ये कौन महाशय है? अमन। ठीक है, डिपेंड दोनों पे करता है, लेकिन क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन को हम लोग फिक्स्ड मानते हैं, वंस इट वाज डोप्ड वी कैन नॉट चेंज द डोपिंग कंसंट्रेशन, तो हम जो है वो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन को टेम्परेचर डिपेंडेंट मानते हैं। पूरी कहानी बता दिया। पूरी रामायण खत्म होने के बाद फिर से पूछते हैं कि सर वो राम किसका बेटा था? तो वैसे ही आप लोग काम करते हैं। तो 200 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से एक आदमी डिस्टर्ब कर देता है। बताया क्या? लिखवा भी दिया हूं। बताया भी नहीं, लिखवा दिया। मेरे को पता है ना यार, मतलब 17 साल से मैं यहां पे उंगली थोड़ी गिन रहा हूं या फिर रात को सो के तारे थोड़ी गिन रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि बच्चों को कहां पे डाउट आता है, उस डाउट को इजी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर से वही डाउट पूछ देते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ बता चुका था अमन भाई, भाई साहब, अमन भाई साहब, सारा कुछ बता भी चुका था, लिखा भी चुका था। तो फिर से वही बात पूछ के ना स्मार्ट कोर्स का मजाक मत उड़ाइए। ठीक है, तो मैं अभी क्या चल रहा था, कंपनसेटेड डोपिंग या फिर कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर। सर गर्लफ्रेंड का फोन तो लोगों को के पास ओनली ब्रेक के टाइम ही आता है। हाँ, ब्रेक का टाइम बता दो भैया। हमें बंगाली हूं, बंगाली हूं मैं। देव हलदार आप भी बंगाली है, सरनेम बंगाली है, तो आप भी बंगाली हो। सर ब्रह्मबाग की ईडीसी को क्लियर करने का रास्ता है। फंडिंग कंपनी वाले लगता है, लास्ट क्लास रिवाइज करा दी पूरी आपने। यस, ठीक है। तो फंडिंग हो या फिर नॉन फंडिंग हो, जब भी अलग टाइप का क्वेश्चन आप पूछोगे मैं अपना नाम ले दूंगा। मैं जस्ट पढ़ाया और आप फिर से पूछोगे तो मैं आपके नाम से आंसर दूंगा। ठीक है, उससे धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में फंडिंग है कि नहीं है। ठीक है, बार बार वही आदमी वही क्वेश्चन पूछेगा तो उसका नाम लेके मैं आंसर करूंगा। स्मार्ट कोर्स है, स्मार्ट बिहेव करेंगे, और मैं बड़ा आराम से अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि भाई मैं भाग रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि भाग रहा हूं, मेरी ट्रेन छूट रही है और मैं भाग रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आराम से चीजों को बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसा कोई बता देगा तो बताना मेरे को। हाँ सर, ऐसा कोई बताएगा आपको कॉल करेंगे। हाँ देखो, लिखते लिखते हम लोग तिरंगा झंडा बना दिए। तो जय हिंद जय भारत एक बार और होना चाहिए। ये हो गया हमारा केसरिया रंग, ये हो गया सफेद रंग, ये हो गया हरा रंग। ठीक है, ओरिजिनल केसरिया नहीं है लेकिन है तो केसरिया, तो इसलिए जय हिंद जय भारत लिख देना एक बार। ठीक है, तो यहां पे आगे आते हैं हम लोग। एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं। कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सर दुनिया में हर सेमीकंडक्टर तो शुरू में इंट्रिंसिक ही होता है। यस, दुनिया में हर सेमीकंडक्टर शुरू में इंट्रिंसिक ही होता है। तो मान लीजिए मेरे पास भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि मान लीजिए सिलिकॉन से बना हुआ है, और ये वो सेमीकंडक्टर है। अब इसमें मैं डोपिंग करता हूं। ठीक है, एकदम इजी तरीके से समझना। ठीक है, बड़ा स्ट्रेस मत लेना। और कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहा हूं। फिर मैं ये भी बताऊंगा बच्चों को इस नाम सुन के क्या क्या डाउट आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे इसको मैं बदल के एक और सेमीकंडक्टर बना दिया। कौन सा सेमीकंडक्टर बना दिया? मान लीजिए मैं यहां पे पेंटावेलेंट एटम से डोप कर दिया। किससे डोप कर दिए? मैं पेंटा वैलेंट एटम से इसको डोप कर दिया। ठीक है, पेंटावेलेंट एटम से डोप कर दिया।
अगर पेंटावेलेंट एटम से डोप कर दिया तो डेफिनेटली ये सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा तो यहां पे मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एन टाइप का सेमीकंडक्टर एन डी के बराबर है, ठीक है। और होल्स का कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी के बराबर है। लेकिन यहां पे एक रीजन, एक कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब आपका डोनर एटम का कंसंट्रेशन जो है वो इंट्रिंसिक से बहुत ज्यादा हो। कितने प्रतिशत भारतीय को ये बात क्लियर है? वो लोग जो है वो अपना हैंड रेस कर देंगे कि ऐसा मैं क्यों बोला, मेरे को क्यों मन किया कि मैं ऐसा बोलूं कि एनडी की वैल्यू एनआई की वैल्यू से बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई जरूरत नहीं है चिंता करने का। सर चिंता जो है वो दुख का सागर होता है, हम लोग उसको करते ही नहीं। अब मैं इसको फिर से बदलूंगा, तो अब मैं इसको कंपनसेटेड बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे अमित कुमार मिश्रा को क्लियर है, मिश्रा जी आए हैं यूपी से लगता है। अमन श्रीवास्तव को क्लियर है, तो मतलब ये फंडिंग कंपनी का आदमी नहीं है भाई। आशीष रंजन को क्लियर है, ये बंगाली पढ़ा है बोल रहा है। नबी हसन को क्लियर है और अमन श्रीवास्तव को क्लियर है। सौरभ बसक को क्लियर है। यस अमन, आप फंडिंग वाले नहीं हो। देखते हैं आगे आप और कैसे क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो एक बार मैं और बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं। कारण ये कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है, यहां पे लिख रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है ये डोनर एटम से प्लस एनआई दोनों होता है, जिसके बारे में मैं कल बताया था। एनआई क्या है? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनर एटम से भी मिलता है और इलेक्ट्रॉन से भी मिलता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डोनर एटम को कंसंट्रेशन को ही कंसीडर करते हैं। कब? जब एनडी की वैल्यू जो है वो वेरी मच ग्रेटर देन एनआई होता है। कल किसी ने इसका कैलकुलेशन भी पूछा था, मैंने उसको दिखाया था। तो अगर आप क्लासेस पूरी अटेंड कर रहे हैं तो ही आपको सारा चीज क्लियर होगा। अदरवाइज जो है वो आप कंसेप्चुअली चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, रट के चले जाएंगे। और रटा वाला इंसान कभी भी गेट प्रॉपरली क्लियर नहीं कर सकता, ये तो शर्त है। अच्छा हाँ, ये शर्त है। अब मेरा मन नहीं माना, मैंने बोला कि पेंटावेलेंट एटम से डोप किया था, अब मैं इसमें ट्राइवेलेंट एटम फिर से डाल देता हूं। ट्राइवेलेंट एटम फिर से डाल देता हूं। तो ट्राइवेलेंट एटम मतलब क्या? ट्राइवेलेंट एटम मतलब यहां पे मैंने क्या डाला था? सर यहां पे आपने डोनर एटम्स डाला था तो ये एन टाइप का बन गया। यहां पे आपने एक्सेप्टर एटम्स डाला, अब क्या बनेगा? अब जब मैं इसको सेकेंड टाइप डोपिंग करूंगा तो मेरे को ये बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैंने जो Na एटम डाला है क्या ये Nd से ज्यादा है। अगर मेरा Na की वैल्यू Nd से ज्यादा है तभी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि एक्चुअली में इसमें मेजॉरिटी क्या आएगा और माइनॉरिटी क्या आएगा। एक्चुअली में इसमें मेजॉरिटी कंसंट्रेशन क्या आएगा और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन क्या आएगा, है ना। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्या आएगा, क्या बताना पड़ेगा? सर ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, अगर मैं एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन को डोनर एटम से ज्यादा डोपिंग करता हूं तो मेरा जो सेमीकंडक्टर है वो कंपनसेटेड डोपिंग हो जाएगा। पहले डोनर एटम डाला फिर एक्सेप्टर एटम डाला, ठीक है, उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में। और मैंने ये क्लियर भी किया है कि Na की वैल्यू Nd की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। Na की वैल्यू Nd की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। अरे इस कंडीशन में एटम्स का आयोनाइजेशन से इससे कुछ नहीं करना है। जो भी कंडीशन है एटम्स का आयोनाइजेशन, हाँ यहां पे आप लिख सकते हो चाहो तो अल्फा की वैल्यू 1 है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब तक मेंशन नहीं किया है कि अल्फा की वैल्यू कुछ और है तब तक अल्फा की वैल्यू 1 है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे क्या? यस सर सुनेंगे, सुनेंगे तभी मैं बताऊंगा। जब तक ये मेंशन नहीं किया है कि अल्फा की वैल्यू कुछ और है, हमारा एटम्स में 100% आयोनाइजेशन ही चलता है। क्लियर है क्या बेटा? एक बार बता देंगे, चिल्ला के बताएंगे, पूरी ताकत से बताएंगे कि जब तक मेंशन नहीं किया है कि अल्फा की वैल्यू कुछ और है, हम लोग 100% आयोनाइजेशन लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
अब ये जो कंडीशन है ये नेक्स्ट कंडीशन है। अब हम लोग ने ट्राइवेलेंट एटम से डोप कर दिया है। अब हमको यहां पे फिर से मेजॉरिटी फाइंड आउट करना है और फिर से 100% आयोनाइजेशन है। अगर आपने ट्राइवेलेंट एटम से डोप किया है तो ट्राइवेलेंट एटम होल्स देते हैं, और पेंटावेलेंट एटम से डोप किया है तो ये हमको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, इन दोनों में ना रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जब भी होल्स इलेक्ट्रॉन को देखता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स को देखता है, तो इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी एक चीज ज्यादा चाहिए, होल्स ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो आपने पहले, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स था, अब आपने होल्स डाल दिया, दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ, बचा कौन, जो ज्यादा था वो बच जाएगा। यस, तो यहां पे एक्सेप्टर एटम्स ज्यादा था 100% आयोनाइजेशन में, और डोनर एटम्स कम था। तो आपका जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब आपको अगर फाइंड आउट करना है कि यहां पे मेजॉरिटी क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया ना, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन में कौन जीता, जो ज्यादा था वो जीता। कौन ज्यादा था, होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बाइन होता गया होता गया होता गया, उसके बाद जो ज्यादा होल्स थे वो बच गए, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है रिकॉम्बिनेशन के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, अगर दोनों मिल गया रिकॉम्बिनेशन चालू हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो कि शुरू हो जाता है। अब हमारे पास यहां पे मेजॉरिटी कौन बच गया, सर मेजॉरिटी जो है वो जीता वही सिकंदर। सर कौन जीता भाई, होल्स जीत गए क्योंकि वो ज्यादा थे। तो ये जो सेमीकंडक्टर है होल्स के जीतने की वजह से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया। तो कितने कितने होल्स बच गए, तो यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली कर दो कि Na माइनस एनडी जितना आएगा उतने बच गए। अच्छा, आई गॉट इट सर। नाउ अगर हमको माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है इसी प्रोसेस में, अगर मेजॉरिटी नहीं सर माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा, अगर आपको माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है तो आपको फिर से यहां पे एन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये Na माइनस एन डी हो जाएगा। यस सर, लेकिन यहां पे भी वो कंडीशन एप्लीकेबल है। क्या कंडीशन, कि आपका Na माइनस एन डी वेरी मच ग्रेटर देन Ni होना चाहिए। तो यहां पे भी कंडीशन एप्लीकेबल है। सर क्या कंडीशन है भाई, क्योंकि आप पी लिए है Na माइनस एन डी, तो इसमें प्लस Ni भी आएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक के कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपने कंडीशन ले लिया कि Na माइनस एन डी जो है वो वेरी मच ग्रेटर देन Ni है, तो आपको उस दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा। कौन सा दर्द, फिर से यहां पे Ni को ऐड करने वाला जो दर्द था, जिसका आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे कल, उस दर्द से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। तो यहां पे भी ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि Na माइनस एन डी जो है वो Ni की वैल्यू से वेरी मच ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, आप सभी भारतीयों को क्लियर है। यस सर, और कोई फार्मूला मत लगाइएगा, इतना फार्मूला जिंदगी में काफी है। सर जिंदगी मजा आ रही है अब तो। यस, जिंदगी जीने में मजा आएगा जब कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये बातें आपको क्लियर है, तो इन सब बातों को यहां से हटा रहा हूं। बाकी जो मुख्य बातें हैं वो यहां पे अभी भी प्रेजेंट है। अब यही बात दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अब आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। सर पेंटावेलेंट के बदले में ट्राइवेलेंट पहले डोप कर दिया तो क्या होगा, अरे बेटा ये इंजीनियरिंग के सवाल नहीं हुए, ट्राइवेलेंट से कर देगा तो ये पी टाइप का बन जाएगा। इसका मतलब है एक्सेप्टर एटम से करेगा ना। यस सर, तो अगर ऐसा करता है इंट्रिंसिक में तो ये क्या बन जाएगा, सर ये जो है ये पी टाइप का बन जाएगा ना। बिल्कुल बेटा, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मैं होल्स को निकालूं तो ये मेजॉरिटी होगा, 100% आयोनाइजेशन है, इसका मतलब है Na आएगा। ठीक है, और N निकालूं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर तो ये Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na आएगा। लेकिन कंडीशन रहेगा। कंडीशन क्या है सर, कंडीशन ये है बेटा कि कंडीशन, कंडीशनर नहीं कंडीशन, कंडीशन ये है कि Na की वैल्यू वेरी मच ग्रेटर देन Ni है। अगर सर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ये ना हो तो सिर्फ यहां पे आपको Ni को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है। अगर इसके बाद फिर से एक बार और मैं करूं तो अब कंपनसेटेड बनेगा ना। यस, जब दोबारा आप करते हैं ना तभी कंपनसेटेड बनता है। तो अब मैं इसमें पेंटावेलेंट को फिर से कर देता हूं, पेंटावेलेंट को कर देता हूं।
अब मैं पेंटावैलेंट कर दिया तो क्या होगा सर, पेंटावाइलेंट कर देगा। तो अब ये डोनर एटम से डोप हो जाएगा और डोनर एटम जो है वो एक्सेप्टर एटम से ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, एन डी माइनस एन ए जो है वो आपके एन आई से ज्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन लग जाता है, ठीक है, तो आपके पास एक नया सेमीकंडक्टर बन के तैयार हो जाएगा। क्या पता नया सेमीकंडक्टर का क्या आता पता है, उसके बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा करता है, क्योंकि आपने डोनर एटम्स को एक्सेप्टर एटम से ज्यादा डोपिंग किया है, तो ये सेमीकंडक्टर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इस सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कंसंट्रेशन आएंगे, ये सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कंसंट्रेशन आएंगे वो क्या आएंगे सर, वो जो है वो आएंगे ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये जो है ये एन इन एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो आप एन डी माइनस एन ए से निकाल सकते हैं। थोड़ा बाहर चला गया ये, लेकिन एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एन डी माइनस एन ए से निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहां पे माइनॉरिटी फाइंड आउट करना है तो माइनॉरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, माइनॉरिटी तो इजी है, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप एन डी माइनस एन ए कर दीजिए। ये जो कंडीशन है मैं यहीं पे लिख दिया हूं, ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम जहां पे दो डोपिंग एक साथ करते हैं, ये कंपनसेटेड डोपिंग बोलते हैं। इसको हम कंपनसेटेड डोपिंग के नाम से जाना जाते हैं। तो जहां पे पहली बार भी डोपिंग किया गया, फिर दूसरी बार फिर डोपिंग किया गया, दो बार डोपिंग किया गया। और इसी प्रकार यहां पे इसको भी हम लोग कंपनसेटेड डोपिंग के नाम से जानते हैं। तो कई बार इसको कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार आपने यहां डोपिंग किया, फिर यहां पे फिर से डोपिंग कर दिया। ठीक है, तो ये है भारत माता की जय। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं। सब्सट्रैक्ट इसलिए किए क्योंकि दोनों टाइप की डोपिंग हुई, इलेक्ट्रॉन्स भी आया, होल्स भी आया, तो वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने के बाद जो ज्यादा है वो बच जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ विजुअलाइजेशन दे देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आपने होल्स डाल दिया। ठीक है, होल्स कितने हो गए सर, यहां पे 10 के बदले यहां पे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा हो गया। तो जब आपके पास होल्स ऐसे थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, तब आपने डोपिंग किया था किसका, डोनर एटम्स का। जब ये किया तो आपने एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की, और आपने ये क्लियर किया कि एक्सेप्टर एटम्स का कंसंट्रेशन जो है वो डोनर एटम से ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि आपके पास होल्स ज्यादा आया है। तो जैसे ही एक दोनों दूसरों दोनों से मिलते हैं, इनमें प्यार हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होल्स की आंखों में डूब जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स की आंखों में डूब जाता है ऐसे, ये जो है ये ऐसा, ये इसके आंखों में खो गया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन कहलाता है, ये रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। और ये जो है ये भी रिकम्बाइन हो गया, और ये भी रिकम्बाइन हो गया। जा भाई रिकम्बाइन हो जा। ठीक है, और ये भी रिकम्बाइन हो गया, और ये भी रिकम्बाइन हो गया, और ये भी रिकम्बाइन हो गया, और ये भी रिकम्बाइन हो गया। रिकम्बाइन होते होते बड़ा हो गया ये।
तो बचा कौन अल्टीमेटली? सर बचे वही जितना आपने एक्स्ट्रा डाला था। तो यहां पे देखिए एकदम सिंपल है यार, बचपन की कहानी है। तो यहां पे Na माइनस Nd जो है वो बच गए, इसलिए रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप का बन जाता है। एकदम सिंपल है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। कंपनसेटेड डोपिंग क्यों करते हैं वो आपको डायोड में पता चलेगा। क्यों करते हैं ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली कहां पे करते हैं वो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पीछे कुछ रीजन होता है जो करते हैं, जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब डिवाइस पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। तो ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन है जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके आगे हम बढ़ते हैं। और एक इक्वेशन है जो हमारे को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, और वो इक्वेशन का नाम है न्यूट्रलिटी इक्वेशन। तो मैं उसको भी आपको बता देता हूं। ये हमारे पास है सेमी कंडक्टर का, कल कोई तो इसके बारे में बार बार लिख रहा था। तो ये सेमीकंडक्टर का न्यूट्रलिटी इक्वेशन कहलाता है, और इस इक्वेशन का क्या मतलब है वो मैं बताता हूं। ठीक है, कंसेप्ट कैसे क्वेश्चन में आएगा, अरे बता तो दिया क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, बता तो दिया हूं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये जो मैं टाइम पास कर रहा था, क्वेश्चंस इन क्वेश्चन जनरली डोपिंग कंसंट्रेशन इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, सब कुछ गिवन होता है। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाता है। आप लोग सभी लोग अपना बुकलेट रेडी रखे हैं ना? बुकलेट जो है वो रेडी रखे हैं कि नहीं रखे हैं ये बता देंगे। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग बुकलेट सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सेमीकंडक्टर न्यूट्रली इक्वेशन जो है वो इस टाइप का है। ये Nd प्लस आपके पास P है इज इक्वल टू Na प्लस N होता है। ये सेमीकंडक्टर का न्यूट्रलिटी इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर को न्यूट्रल माना जाता है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to the total concentration of negative charge. Total concentration of positive charge is equal to the total concentration of negative charge. तो ये आपका सेमीकंडक्टर का न्यूट्रलिटी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो अगर हम लोग बात करें कि यहां पे Nd क्या है, तो Nd एक्चुअली यहां पे डोनर आयोन्स है, और आपको ये पता है कि डोनर आयोन इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद ये पॉजिटिव बन जाता है। तो सर यहां पे प्लस लगा दूं क्या? लगा सकते हो, डोनर आयोन्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आप प्लस लगा सकते हो। तो ये डोनर आयोन्स का क्या है? ये डोनर आयोन्स का कंसंट्रेशन है।
लेकिन 100% आयोनाइजेशन में क्योंकि डोनर आयोन्स जो है वो डोनर एटम्स के बराबर रहता है, इसलिए हम लोग इसको कई बार एनडी भी लिख देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर समझ रहे हैं। आप आगे बढ़िए वीर, तुम बड़े चलो। तो मैं आगे बढ़ता हूं। उसी प्रकार पी क्या है? पी जो है उसी सेमीकंडक्टर में होल्स का कंसंट्रेशन है। तो होल्स का कंसंट्रेशन है तो इसकी चार्ज क्या होती है? इसकी भी चार्ज पॉजिटिव होती है। तो ये जो है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो है ये भी कैसा होता है? ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, एक डोनर आयोन्स की वजह से और एक होल्स की वजह से। यही दो टाइप के पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं। तो इन दोनों टाइप के पॉजिटिव चार्ज का जो एडिशन है वो आपके पास जो दोनों टाइप के नेगेटिव चार्ज है उसके एडिशन के बराबर होता है। यही वो कारण है कि जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर को न्यूट्रल बोला जाता है। ये दूसरे तरीके से समझने की तरीका है। हम लोगों ने तो इस तरीके से समझा था कि एटम्स एटम्स में रहता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होल्स सेमीकंडक्टर से बाहर नहीं जाता, इसलिए हम लोग वैसा करते हैं। लेकिन वो जो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, इन सब के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशंस तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसी मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाया और उस इक्वेशन को उसने न्यूट्रलिटी इक्वेशन के नाम से बोला। तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद जी रहे हैं। तो जिए सर जिए, यस आपकी जिंदगी है, आप जी लो। तो ये जो Na है ये कैसा चार्ज है? सर ये तो नेगेटिव चार्ज है। यस मैं मानता हूं। तो ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कैसे लिखें? ये डोनर है तो ये क्या हो गया? सर ये Na है। ये आयोन्स ले लो या फिर एटम्स ले लो, 100% आयोनाइजेशन में दोनों का सेम मीनिंग है। और ये क्या है? ये एक्सेप्टर आयोन है, एक्सेप्टर आयोन। और उसके साथ क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर किया गया है तो ये कंसंट्रेशन है। ये कैसा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है। यस सर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है और ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? ये नेगेटिव है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है और ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो यही बताना चाह रहा है कि एक सेमीकंडक्टर में टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। सर लेकिन मेरा सेमीकंडक्टर में मैं दोनों डोपिंग नहीं करूंगा तो क्या होगा? दोनों डोपिंग नहीं करेंगे तो एक को हटा देना। दोनों डोपिंग नहीं करेंगे तो एक को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं। कहां अप्लाई करेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। सर एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम एक्सेप्टर की डोपिंग तो नहीं करेंगे, ये तो जीरो होगा। लेकिन बेटा तुम डोनर तो करोगे। हाँ ये नॉन जीरो होगा, मैं मानता हूं। डोनर तो डोपिंग करोगे, ये नॉन जीरो होगा। एक्सेप्टर डोपिंग नहीं करोगे, ये जीरो होगा। अब यहां पे हमको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फाइंड आउट करने को बोला गया तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। इसके पहले तो हम लोगों ने डायरेक्टली किया, इसके इक्वेशन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर इस इक्वेशन को यूज करके हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या वो निकलता है? ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हम लोग यहां पे मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी क्या है? एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है इन एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हमको ये पता है कि ये एनडी के बराबर आएगा, लेकिन हम इस इक्वेशन को यूज करना चाह रहे हैं। तो इस इक्वेशन के अनुसार हमारे पास एनडी प्लस है, प्लस पी है, और Na की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एक्सेप्टर की डोपिंग नहीं की है, तो ये जीरो प्लस एन हो गया। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई? एन की वैल्यू आ गई एनडी प्लस, है ना, एनडी प्लस, और यहां पे हो गया प्लस पी। ये दोनों का एडिशन है, एनडी प्लस प्लस पी। मेरी बात समझ रहे हैं? एनडी प्लस प्लस पी, क्योंकि एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन तो यहां है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एनडी प्लस प्लस पी हो गया। हमको ये पता है कि ये जो पी है ये माइनॉरिटी है, फिर से इसके प्रेजेंस में ये बहुत कम होता है माइनॉरिटी। तो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एनडी प्लस की वैल्यू मेरे पास 10 टू द पावर 16 है और माइनॉरिटी जो कि पी इन एन टाइप है ये मेरे पास 10 टू द पावर 4 है। तो इन दोनों का एडिशन करूंगा तो 10 टू द पावर 16 ही आएगा ना। तो एन इन एन टाइप जो है वो आपका एन डी प्लस के बराबर है। फालतू का टाइम वेस्ट किया,
हमको डायरेक्टली पता था कि एन डी एन इन एन जो है वो एन डी प्लस के बराबर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेमीकंडक्टर में इस इक्वेशन को लगा के टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एन इन एन जो है वो एन डी प्लस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी को फाइंड आउट करने के काम आता है, कई बार बोला जाता है, लेकिन हम तो मेजॉरिटी को डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमारे पास एन की वैल्यू जो है, यहां पे भी वही कंडीशन है कि ये तभी पॉसिबल है जब एन डी की वैल्यू जो है वो वेरी मच ग्रेटर देन एन है। तो ऑब्वियसली आपका ये जो वैल्यू है ये बहुत कम आएगा। तो कुल मिला के हमको ये आइडिया होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का यूज उतना नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्टली पता है, लेकिन कई बार इसको मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार आप एक एग्जांपल लेके पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो बोला जाता है कि न्यूट्रलिटी इक्वेशन को मेजॉरिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमको तो आइडिया है कंसेप्चुअली कि हमको, मान लीजिए इसी इक्वेशन को हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर में लगा दिए और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में लगा दिए, तो यहां पे हम डोपिंग किसकी करेंगे? एक्सेप्टर की। और किसकी करेंगे? डोनर की नहीं करेंगे, डोनर की वैल्यू 0 होगी। अगर डोनर की वैल्यू 0 है और एक्सेप्टर की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, तो अगर हमको मेजॉरिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो मेजॉरिटी को फाइंड आउट करेंगे, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन को किसके थ्रू? उसी इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन क्या है? बाय दैट इक्वेशन। कौन सा? एन डी प्लस ये हमारे पास पी है और एन ए प्लस एन है, ये हमारा इक्वेशन। अब इसमें हमको मेजॉरिटी फाइंड आउट करने बोला है, तो एक्चुअली में हमको क्या बोला है? हमको इसके बारे में पूछा गया है, पी इन पी, और ये क्या है? पी इन एन। तो अगर हमको पी इन पी के बारे में पूछा गया है इस इक्वेशन में, तो हमको पता है पी इन पी जो है, एन डी तो है ही नहीं, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एन ए प्लस, है ना, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एन ए प्लस ये क्या हो जाएगा? ये पी होगा ना, हाँ, क्योंकि पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन इन पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो हमको ये पता है कि हमारे पास पी इन पी की वैल्यू जो है वो एन ए के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे पास एन पी की वैल्यू जो है वो बहुत लेस होता है, किससे? पी इन पी से। ठीक है, मेजॉरिटी से बहुत लेस होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट है, ये पहले भी मैंने बताया था। तो ये सब चीजें जो है वो आपको एक फिजिक्स में प्रॉपर इक्वेशन के रूप में बताने के लिए यूज किया गया है, वरना इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं। तो हम जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्रैश कोर्स का जो बुक है, स्मार्ट कोर्स का जो बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। ए सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इंप्योरिटीज एंड डी इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं, ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है एक सिलिकॉन बार है जिसको डोप किया गया है, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सिलिकॉन का बार है। बार मतलब वो वाला बार नहीं है जैसे आपका साबुन होता है उस टाइप का बार, मतलब एक सॉलिड है ना, मतलब ये एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है जिसका डायमेंशन जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये एक सिलिकॉन से बना हुआ है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो ये मैंने यहां से ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया, ठीक है।
डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटीज, तो इसको किससे ऐड किया गया, ये इसको एनडी से ऐड किया गया। एनडी की वैल्यू कितनी है देखो दिया है, मैंने आपको बताया था ना, डोनर एटम्स की वैल्यू दी होती है 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 पर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 15 एटम्स, इतने एटम्स डाले गए पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम्स को ऐड किया गया। गिवन द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो और भी वैल्यू दिया गया है कि टेम्परेचर 300 केल्विन है, और यहाँ पे Ni की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ऐसा दिया है। यूनिट भी एक बार देख लेंगे, कई बार यूनिट में गड़बड़ी हो जाते हैं। एज्यूमिंग कंप्लीट इंप्योरिटी आयनाइजेशन, द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन, तो कंप्लीट इंप्योरिटी आयनाइजेशन मतलब 100% आयोनाइजेशन, तो वो बोल रहा है कि 100% आयोनाइजेशन को एज्यूम करो, जिसको उसके वर्ड्स में कंप्लीट या फिर फुल्ली आयनाइजेशन, तो यहां पे इसी को कंप्लीट इंप्योरिटी आयनाइजेशन बोला गया है, कंप्लीट इंप्योरिटी आयोनाइजेशन उसने बोला है। तो हमको इसमें करना ही क्या है सर, कुछ नहीं करना है, टाइम पास के क्वेश्चन से, लेकिन गेट में पूछता है द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम मतलब इस टेम्परेचर में जो आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंसंट्रेशन मिलेगा, तो ये जो है ये सिलिकॉन से बना हुआ था, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया Nd को, तो ये क्या बन गया, ये N टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, और ये कितने टेम्परेचर में है, ये 300 केल्विन में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मेरे को एक चीज सबसे पहले दिख गया कि भाई जब मैं डोनर एटम से कंपेयर करूं Ni की वैल्यू, तो डोनर एटम जो है वो Ni से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर 15 के ऑर्डर में है, और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 10 के ऑर्डर में है। पूरी वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ऑर्डर को देख रहा हूं। तो इस कंडीशन में मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं कि भाई इक्विलिब्रियम में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन पूछा जाए तो ये डोनर एटम्स के बराबर है, और होल्स का कंसंट्रेशन पूछा जाए तो ये Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Nd के बराबर है। क्या ही करना है जिंदगी में, यस। तो ये है आपके पास 2.25 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और ये है आपके पास Ni स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, सॉरी ये 15 के बराबर, 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 यहां पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय ये 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 आ गया। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास 10 टू द पावर 5 आ गया। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये इसमें भी दिख रहा है कि आपके पास डोनर एटम का कंसंट्रेशन या फिर मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से बहुत ज्यादा है। वही बात मैंने यहां पे भी लिखा था कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके के हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। तो आंसर क्या है सर, आंसर इसका सी है, सी है ना, 2.25 इंटू 10 टू द पावर, नहीं कौन बोल रहा है सी है, डी है ना, सी नहीं है डी है भाई। कोई तो सी लिखा था तो मैं भी सी लिख दिया, आंसर तो दिख रहा है ना यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली डोप्ड विद 10 टू द पावर 16। यहां पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है यूनिफॉर्मली डोप्ड, यहां पे एक वर्ड आया है जिसका नाम है यूनिफॉर्मली डोप्ड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर है और वो सेमीकंडक्टर 3 डायमेंशन में है इस तरीके से, तो सेमीकंडक्टर में विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे कि ये एक सिलिकॉन का सैंपल है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना यूनिफॉर्म का मतलब।
ये एक टर्मिनोलॉजी है, सिलिकॉन का सैंपल है, उसमें डोपिंग किसकी की गई है? फास्फोरस की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैंने आपको कल ये बोला था कि आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये फास्फोरस जो है वो 15th ग्रुप का है। तो अगर आप सिलिकॉन पाव भाजी, तो अगर आप सिलिकॉन को फास्फोरस में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर जो है वो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसका मतलब एक्चुअली में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। और यूनिफॉर्मली डोप्ड विद 10 to the power 16 फास्फोरस एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हर एक यूनिट वॉल्यूम में, ये एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम में यहां पे कवर करता हूं, तो इसमें जो है वो 10 to the power कितना, 10 to the power 16 फास्फोरस एटम से डोप कर दिया है वो हर एक यूनिट वॉल्यूम में। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि स्मॉल यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है? मैंने आपको ये बताया कि इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये इसका 3 डायमेंशन है। तो इसमें 10 to the power 16 एटम से डोप किया गया है। ठीक है। यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब है कि अगर आप इसको, इसका लेंथ ले लेते हैं x, और यहां पे दो कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये x1 है और ये जो है वो x2 है, ये 0 है, तो x1 डिस्टेंस पे, x2 डिस्टेंस पे, या किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे x3 पे अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, चेंज इन डिस्टेंस, जिसको मैं dx के नाम से लिखता हूं। मान लो इन दोनों डिस्टेंस पे अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करते हैं जो कि डोनर एटम्स है, तो यहां पे मान लीजिए ND1 है और यहां पे मान लीजिए डोनर एटम का कंसंट्रेशन ND2 है और यहां पे मान लीजिए ND1 है। तो यह आपका चेंज इन द कंसंट्रेशन है n। तो यूनिफॉर्म डोपिंग में ये जो dn की वैल्यू है ये 0 होती है। इसका मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। यही यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब है। डिस्टेंस भले ही चेंज हो रहा है, ये अगर आपका नॉन जीरो है, लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहता हूं कि x1 डिस्टेंस पे अगर आपकी डोपिंग ND है तो x2 डिस्टेंस पे भी आपकी डोपिंग ND है। सर और कोई डिस्टेंस पे, x3 डिस्टेंस पे भी आपकी डोपिंग ND है। इसका मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कंसंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लोग यूनिफॉर्म डोपिंग बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब है dn बाई dx की वैल्यू जो है ये 0 है। ये यूनिफॉर्म डोपिंग कहलाता है। तो मैं यहां पे शाब्दिक अर्थ में लिखूं कि विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या फिर लेंथ, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या फिर लेंथ देयर इज यहां पे हाईलाइट करना नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन डोपिंग कंसंट्रेशन, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्मली डोप्ड बोलते हैं। ठीक है। आगे ये क्या बोल रहा है कि फास्फोरस की डोपिंग की गई, और जब फास्फोरस की डोपिंग की गई तो डेफिनेटली ये एन टाइप का बन गया। तो यहां पे जो डोनर एटम्स ऐड किया गया था वो कितना है? वो है आपके पास 2 into 10 to the power 16। तो ये है आपके पास 2 into 10 to the power 16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा ऐड किया गया। फिर आगे बोल रहा है कि ये मात्र 10 to the power 16 था, है ना, 2 into 10 to the power 16 नहीं है। एंड 2 into 10 to the power 16 बोरोन एटम्स को भी ऐड कर दिया। तो यहां पे पहले ये काम किया गया, फिर इसी सेमीकंडक्टर में, किसी सेमीकंडक्टर में, इसी सेमीकंडक्टर में एक और काम किया गया, वो ये कि आपके पास वही सेमीकंडक्टर में फिर से डोपिंग किया गया। अब किसकी डोपिंग की गई? अब इसमें ट्राइवेलेंट एटम्स की डोपिंग की गई, मतलब एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की गई। और यहां पे ये भी दिख रहा है कि एक्सेप्टर एटम्स का कंसंट्रेशन जो है वो डोनर एटम से ज्यादा है, क्योंकि जो एक्सेप्टर एटम्स यहां पे डाला गया उसका जो कंसंट्रेशन है ये 2 into 10 to the power 16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर ऐसा है
तो आपके पास ये जो है ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और उसमें अगर पी इन पी ढूंढेंगे तो आपके पास एन ए माइनस एन डी हो जाएगा। यस, और एन इन पी ढूंढेंगे तो ये जो है ये एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए माइनस एन डी हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ऑल द डोपेंट्स आर फुल्ली आयोनाइज्ड, हम लोग तो वो लेके ही चलते हैं। तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर किस टाइप का बन जाएगा? ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ये दोनों का सब डिफरेंस विथ कैरियर कंसंट्रेशन, ये दोनों का डिफरेंस, तो ये जो है ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और पी इन पी जो है वो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। डेट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। और ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसमें बोलने वाली बात क्या है? सर ये क्या बच्चे लोगों का क्वेश्चन था? नहीं, इसके पहले आपको ये नहीं आता था, ये अभी अभी आपको आया, तो आपको अब बच्चे लोग जैसा लगेगा। यही मैं बोल रहा था, कंसेप्ट को समझ जाओ, क्वेश्चन कुछ नहीं लगता। एकदम हवा की माफिक, पवन की माफिक जो है वो खत्म हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया? सर आंसर तो बी हो गया, आंसर तो बी हो गया सर। कोई ना कोई कॉल करता ही रहता है, देखो बजता ही रहता हूं घुंघरू की तरह, बजता ही रहता है फोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ ई यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इज 0.5 ओम सेंटीमीटर। तो यहां पे बात कर रहा है रेसिस्टिविटी का। और रेसिस्टिविटी क्या है? कभी भी रेसिस्टिविटी बोले तो 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। आप दिमाग में यही रखना, रेसिस्टिविटी नाम लिया मतलब 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। हमको सोचने की जरूरत ही नहीं, याद रहेगा क्या? यस सर। द रेसिस्टिविटी ऑफ ये यूनिफॉर्मली डोप्ड, फिर से यूनिफॉर्मली डोप्ड बोल रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मुझे यूनिफॉर्मली डोप्ड के लिए मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सैंपल इज 0.5 ओम सेंटीमीटर। तो ये जो रेसिस्टिविटी है इसकी वैल्यू 0.5 ओम सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर। तो ये रेसिस्टिविटी एक्चुअली आता कहां से? आपको ये आइडिया पता होगा कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, बचपन से पढ़ रहे। और रो क्या है? ये रेसिस्टिविटी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। और अगर R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल होता है तो ये ओम होता है। एरिया क्या होता है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और लेंथ क्या होता है? ये सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और यहां पे आपको यूनिट आ गया ओम सेंटीमीटर।
ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी, तो यहां पे मोबिलिटी दी गई है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहां पे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी है सर, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। तो ये है आपके पास 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यूनिट मैंने बताया था ना मोबिलिटी का, ठीक है, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। क्यू की वैल्यू क्या है, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम्ब। ठीक है। द डोनर इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन एनडी इन द सैंपल, तो हमको सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि यहां पे एनडी की वैल्यू क्या है। तो मजाक कर रहा है क्या हमसे, यस मजाकी है। ये क्वेश्चन जो है वो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये हमसे पूछ रहा है ये बात, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा सर, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, सोचने की क्या जरूरत है आपको। रेसिस्टिविटी जो है वो 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी, और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करता है। तो 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी मतलब एन इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू एन कर दो। और एन इन एन टाइप क्या होता है सर, ये एन डी इंटू क्यू इंटू म्यू एन है। ठीक है। तो अगर आपको एन डी पता करना है तो आप एन डी को इधर ले आओ और रेसिस्टिविटी को इधर ले आओ। 1 डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी इंटू क्यू और इसके साथ है म्यू एन। 1 डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी इंटू क्यू इंटू म्यू एन। तो आपको तीनों की वैल्यू पता है। रेसिस्टिविटी कितना है बेटा सर, ये तो 0.5 है, और Q कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। और आपके पास मोबिलिटी कितना है सर, ये है 1250। ऐसा कर दे सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 16। तो एनडी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए मैं बोल रहा था रेसिस्टिविटी दिखते ही 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी कर देना है। किसी भी के दिमाग में ये भी फितूर आ सकता है सर, ये तो सेमीकंडक्टर है, यहां पे हम माइनॉरिटी को ऐड नहीं करेंगे क्या। फितूर तो आ ही सकता है सर, ये तो सेमीकंडक्टर है। हाँ ना भाई, सेमीकंडक्टर तो यहां माइनॉरिटी को ऐड नहीं करोगे क्या, कर देते। अगर यहां पे हालांकि डेटा नहीं दिया है, एनआई की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आप कुछ भी रैंडम डेटा लेके करेंगे तो भी आपको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक टास्क देता हूं। आप यहां पे एन इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू एन पढ़ो, प्लस पी इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू पी कर दो। हालांकि म्यू पी की वैल्यू भी नहीं दी गई, तो म्यू पी की वैल्यू हम लोग 500 ले लेते हैं। वो 1350 है, तो ये 500 है या फिर 400 है। तो यहां पे आपको पी इन एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू एन प्लस ये जो है ये आपके पास एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इन एन टाइप इंटू क्यू इंटू म्यू एन कर सकते हैं। तो ये भी करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं है। आपके पास ये जो वैल्यू है इसके कंपैरिजन में बहुत कम आएगा। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये माइनॉरिटी है। तो चाहे तो आप किसी क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठ के टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये बहुत लार्ज होगा, ये जो है ये बहुत लार्ज होगा, और ये जो है ये बहुत स्मॉल होगा। तो इस दैट कंडीशन ये इग्नोर हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में जहां डेटा दिया रहता है आप इस वैल्यू को लगा सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन और क्रिएट कर लो। मान लो आपको रेसिस्टिविटी फाइंड करना है ना, इसी क्वेश्चन में। और दिया क्या है, मान लीजिए एनडी की वैल्यू आपको दी गई है,
कितनी दी गई है, इसी क्वेश्चन के आंसर को ले लेते हैं। वो है 1 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया गया है, क्यू की वैल्यू दी गई है, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻−19। और क्या दिया गया है सर, म्यू एन की वैल्यू दी गई है, डेट इज 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है सर, म्यू पी की वैल्यू दी गई है। ये एक न्यू क्वेश्चन, क्योंकि हम तो क्रिएट करते हैं ना, हमारा माइंड क्रिएटिविटी है। ये आप ले लो कि ये एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। 1350 दिया गया है, नहीं 1250 दिया है ना, तो यहां पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये आपके पास 1250 है। म्यूपी की वैल्यू मान लीजिए ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, ठीक है। एनआई की वैल्यू आपके पास है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आप लोग लिख लिए, ठीक है। तो आपको रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना है और इन सब वैल्यू को दिया गया है, तो आपको रेसिस्टिविटी वही मिलेगी जो आपने पहले इस क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर में रेसिस्टिविटी क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर यही आएगा। आंसर जो है रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 0.5 ओम सेंटीमीटर। करना चाहे तो आप करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। यहां पे बोला है ये पीस ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड यूनिफॉर्मली विथ फॉस्फोरस विथ डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। एक हमारे पास पीस ऑफ सिलिकॉन है, तो हमारे पास एक सिलिकॉन है, इज डोप्ड यूनिफॉर्मली विथ फॉस्फोरस। सिलिकॉन को हम लोगों ने फॉस्फोरस से डोप कर दिया। ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये बहुत आते हैं ईडीसी में। विथ डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻16, तो यहां पे हम लोग एनडी ले लेते हैं और एनडी की वैल्यू है 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन, तो एक ग्राफ आपके पास बना हुआ है जहां पे आपको मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, इस लाइन में आपको डोपिंग लिखा हुआ है और ये जो लाइन है इसमें आपकी मोबिलिटी की वैल्यू लिखी गई है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को बनाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए थोड़ा ऊपर से ऐसे लाइन खींचा गया है और होल्स के लिए थोड़ा नीचे से ऐसे लाइन खींचा गया है, और यहां पे डिफरेंट वैल्यू दिया गया है 1.e + 13। इसका मतलब है ये 10⁻13, 10⁻14, 10⁻15, 10⁻16 इस तरीके के वैल्यूज है, वो लिखने का तरीका है। तो ये 10⁻14, 10⁻15, 10⁻16 ये इस तरीके से दिया गया है। तो आपका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻16। तो 10⁻16 का जो ये लाइन है इसमें करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मिलता है ये आपका म्यूपी का वैल्यू है, और इसी 10⁻16 में ये करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू मिलेगी ये म्यू एन की वैल्यू है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी के लिए दिया गया है और ये जो लाइन है ये होल्स की मोबिलिटी के लिए दिया गया है। आप अपने वर्कबुक में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे म्यूपी की वैल्यू जो है वो लगभग आपके पास आ रहा होगा 400। तो ये जहां टकरा रहा है वो 400 है,
और इसकी वैल्यू लगभग आ रही है आपके पास 1200, और यूनिट जो है वो म्यू के साथ ऊपर ही लिखा गया है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब मेंशन किया है। और डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, तो हाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है। यूनिट का मैं बड़ा ध्यान रखता हूं, क्योंकि कई बार मेरे क्वेश्चन जो है वो यूनिट ध्यान नहीं देने से गलती हो गई है, तो आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एज्यूमिंग फुल डोपेंट आयनाइजेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, is shown below. The charge of electron is 1.6. The conductivity in Simon per centimeter inverse of the silicon at 300 Kelvin. तो यहां पे हमको कुछ नहीं करना है भाई, यहां पे कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो कंडक्टिविटी जो है वो सिग्मा होता है, और सिग्मा की वैल्यू फॉस्फोरस से डोपिंग किया तो एन टाइप का है, तो ये हो जाएगा आपका एन डी इंटू क्यू और उसके साथ म्यू एन। किसी को बड़ा खुजाल है, शौक चढ़ा है, तो वो यहां पे P इन N भी कर सकता है, इंटू क्यू इंटू म्यू पी भी कर सकता है, तो ये दोनों का आंसर वो फाइंड आउट कर सकता है। तो आप ये वाले फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, और ये वाले दोनों को ऐड करके फाइंड आउट करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ऋतुराज बड़ा होशियार है, साइड बाय साइड वो, तो इससे भी आंसर वही आएगा, इससे भी आंसर वही आएगा। तो सर अगर हम लोग इससे करते हैं तो हमको कुछ वैल्यूज और चाहिए ना। हाँ, म्यूपी दिया गया है, यहां पे आपको कुछ एजम्पशंस लेना पड़ सकता है, एजम्पशंस लेना पड़ सकता है। वो क्या है? वो एक ही है कि आपको यहां पे एन आई की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ जाएगी। एन आई की वैल्यू आप ले लो 1.5 इंटू 10⁻10। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को खुरापाती दिमाग है तो वो दोनों कर सकता है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैं तो इस वाले फॉर्मूले को प्रीफर करूंगा, और मैं यहां पे लिखूंगा 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19, और म्यू एन की वैल्यू मैं यहां से देख लिया, ये है हमारे पास 1200, तो इसका आंसर आएगा 1.92 सीमेन सेंटीमीटर। तो ये जो कंडक्टिविटी है, इसका जो यूनिट है, ये आपके रेसिस्टिविटी के यूनिट का इनवर्स है, यूनिट का इनवर्स है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ये आपको रेसिस्टिविटी ये ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और ये आपके कंडक्टिविटी का यूनिट डिसाइड करता है। तो 1/ओम जो है वो सीमेन होता है, और ये सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर हो जाता है, तो ये उसके साथ इनवर्स है, ठीक है, और वही यूनिट आपको दिया गया है, ठीक है, और वही यूनिट आपको दिया गया है। ये मोबिलिटी एक्सेप्टर पे और डोनर पे डिपेंड नहीं करता है ना। मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मोबिलिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है।
नहीं, आप 10⁻16 के लाइन ग्राफ पढ़ना नहीं आता क्या? किसको किसको ग्राफ पढ़ने नहीं आता वो बताओ। यहां पे 10⁻16 में आपको लिखा होगा 1.e+16, 1.e+16। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है 10⁻16 का। ठीक है, तो आपको ये है, ये इंटरेक्शन पॉइंट है और ये है 10⁻16 का करस्पॉन्डिंग लाइन को देखेंगे। कमजोर है आपकी पूरी थॉट ही। और ये जो है ये 1200 में मिलता होगा, ये 1400 में। आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁻14 नहीं है, 10⁻15 नहीं है, 10⁻16 है। भाई मोबिलिटी जो है वो इस फॉर्मूले से डिटरमाइन होता है। मोबिलिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। अभी हम लोग देखेंगे, उस कहानी को भी मैं बताऊंगा। यहां पे एक चीज आप लोग और ध्यान देना कि एज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन द मोबिलिटी इज डिक्रीजिंग। इस ग्राफ से आपको यह पता चलेगा कि अगर आप कंसंट्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, ये जो ग्राफ है ये एक प्रैक्टिकली ड्रॉन ग्राफ है। एज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन की वैल्यू को इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, तो ये देखिए मोबिलिटी की वैल्यू यहां बढ़ी हुई थी, धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, चाहे वो पी की हो चाहे वो एन की हो। ये ग्राफ जो है वो कई बार डोपिंग कंसंट्रेशन का मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है इसके बेस पे बनाया जाता है। तो एज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, मोबिलिटी जो है ये मोबिलिटी ये डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि मोबिलिटी डिपेंड करता है कि कितने आराम से कोई चार्ज कैरियर घूम पा रहा है। यही तो मोबिलिटी है, मैंने आपको कई बार सिखाया। हाँ सर सिखाया तो है पर हम भूल गए हैं। अरे भूलोगे तो नहीं जिंदा रहोगे। तो डोपिंग कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ने से मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डोपिंग करने से, जैसे इस रूम में अकेला मैं हूं, सर मैं 10 लोगों को और डाल दूं तो क्या होगा? अगर मैं अकेला हूं तो मैं आराम से इधर उधर घूम सकता हूं। 10 लोगों को और इस रूम में डाल दोगे तो मैं जो है वो आराम से घूम नहीं पाऊंगा। तो जैसे जैसे आपका डोपिंग कंसंट्रेशन यहां से ऐसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका मोबिलिटी जो है, ये वाई एक्सिस मोबिलिटी के लिए मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोपिंग के बढ़ने से मोबिलिटी डिक्रीज होता है। यस सर, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ईज ऑफ मूवमेंट तो कम ही होगा। यस, तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से ईज ऑफ मूवमेंट जो है वो कम होगा। अदिति चक्रवर्ती, यू आर सेइंग राइट। तो यही बात यहां पे मैं बोल रहा हूं, एज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन मोबिलिटी डिक्रीजेस। आपको कोई इंटरव्यू में ये बनाने के लिए बोले कि भाई साहब एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, एक ग्राफ बनाओ जिसमें आप ये शो करना कि कंसंट्रेशन के बढ़ने से मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, फटाक से इस ग्राफ को बना देना। हाँ, एनडी की वैल्यू कुछ और गिवन होती तो उसका करस्पॉन्डिंग, अरे ग्राफ पढ़ना तो आता होगा, ये उम्मीद तो मैं नहीं करता हूं भाई। ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है? ग्राफ जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, कई पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बनाया जाता है ना। ग्राफ बनाने के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है। सर भारत में तो प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, तो मैं क्या करूं भाई? आप लोग ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं जहां पे प्रैक्टिकली नहीं किया जाता। तो जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो दो रीडिंग्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे यहां पे 10⁻14 में स्टडी किया जाता है कि इसका पॉइंट कहां पे आएगा और इसका पॉइंट कहां पे आएगा। फिर एक और रीडिंग लिया जाता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को चेंज किया जाता है। 10⁻15 में फिर एक पॉइंट ड्रॉ किया जाता है, ये पहला पॉइंट मिला था, ये दूसरा पॉइंट मिला। ग्राफ ऐसे ही बनता है। फिर 10⁻16 में फिर देखा जाता है मोबिलिटी कितना है, ये तीनों को जोड़ दिया जाता है तो ग्राफ बनता है। सर ये तो बचपन में पढ़े थे। अरे बचपन के प्यार को इधर लाओ भाई, है ना।
आपको ग्राफ बनाना और ग्राफ पढ़ना ये दोनों अगर नहीं आएगा तो गेट जो है वो ऊपर से चले जाएगा और आप नीचे से चले जाओगे। ठीक है, समझदार लोगों के लिए ही बना हुआ है ये एग्जाम। मोबिलिटी ऑफ होल्स गिवन नहीं है, ये ग्राफ बना दिया है, आपको जो यूज करना है वो करो। ये गिवन उवन कुछ नहीं है, ये ग्राफ बना दिया गया है और आपको बोला है कि आपको जो लगता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको लेके कर लो, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता भाई। इतना खतरनाक थॉट है आप लोगों का। मोबिलिटी ऑफ होल्स गिवन नहीं है, यहां पे ग्राफ बना दिया गया है और बोला है कि इस ग्राफ को यूज कर लो। खतरनाक लोग हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th कर लें। यस सर, 5th कर लेते हैं। ये मैंने लिख दिया 5th। अब 5th में क्या बोल रहा है, ए हेविली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत ज्यादा डोपिंग किया गया है। जब ज्यादा डोपिंग किया जाता है तो उसको हम लोग हैवीली डोप्ड बोलते हैं। हैवीली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी शादी करवा देते हैं। हेविली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दिया गया है। क्या क्या डेटा दिया गया है? होल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रेशियो। तो यहां पे लिखा गया है होल इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी रेशियो। तो ये जो है ये मोबिलिटी का रेशियो दिया गया है। मोबिलिटी का रेशियो मतलब होल्स पहले आएगा फिर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और इन दोनों का रेशियो जो है वो 0.4 दिया गया है। यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, और डोपिंग कंसंट्रेशन दिया गया है। तो अगर ये एन टाइप का है तो यहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन किसका दिया रहेगा? डोनर एटम्स का। यस, डोनर एटम्स का डोपिंग कंसंट्रेशन दिया है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, कितना दिया गया है? 10 टू दी पावर 8। यहां पे बहुत कम डोपिंग है। देखो एटम्स, इतने एटम्स डोपिंग किए गए हैं पर मीटर क्यूब में। यहां पे पर मीटर क्यूब दिया गया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया। उसके अलावा यहां पे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी दिया गया है। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन भी दिया गया है। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना है? ये है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। मतलब वो जब इंट्रिंसिक था उस समय इसका कंसंट्रेशन इतना था। एटम्स पर मीटर क्यूब ये दिया गया है। द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू दैट ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम मटेरियल है, टेम्परेचर भी सेम है, तो आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू दैट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा सर? एन डी इंटू क्यू इंटू म्यू एन होगा। और इंट्रिंसिक का क्या होगा? इंट्रिंसिक में एन आई इंटू क्यू, और इसके साथ क्या होगा? म्यू एन प्लस म्यू पी। अरे ये तो बड़ा सिंपल है। यस बेटा, तो यहां पे क्यू क्यू को काट देते हैं, है ना? जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार कर लेते हैं। और क्या कर सकता है सर? यहां पे आप एक काम कीजिए, म्यू एन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये एन डी हो जाएगा, और यहां पे एन आई हो जाएगा, और यहां पे म्यू एन हो जाएगा। तो ये म्यू पी प्लस म्यू एन हो जाएगा। मैथ्स आना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। तो यहां पे एन डी की वैल्यू क्या है सर? एन डी की वैल्यू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 8 है। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है। 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 है, इंटू 1 प्लस म्यू पी डिवाइडेड बाई म्यू एन है। म्यू पी कितना है? ये म्यू एन कितना है? 0. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 20,000, मतलब ऑप्शन डी।